न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख अमर छत्तीसगढ़ का। सोमवार को एसबीआई की जारी रिपोर्ट से पता चला कि खुदरा महंगाई दर बीते 5 साल के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई दर 7.35% पर पहुंच गई। इसके पीछे अदरक, प्याज और आलू के दामों में तेज बढ़ोतरी प्रमुख कारण रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी संभावना है कि जनवरी में महंगाई 8% के आंकड़े को पार कर जाएगी। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आरबीआई ने दिसंबर में रेट में कटौती न करके गलती की है। एसबीआई ने आशंका जताई है कि अगर खाद्य पदार्थों के दाम कम नहीं होते हैं तो देश स्टैगफ्लेशन में आ जाएगा। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से। राघवेंद्र, खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त इजाफा है। दिसंबर का ये आंकड़ा सामने आया और इसका असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या सोचते हैं ग्राहक और दुकानदार? देखिए, खाने पीने की चीजों के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को जो है महंगाई की मार जो है झेलनी पड़ रही है। चाहे वो प्याज, अदरक इनके दाम हो, प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, 90 से 100 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। अभी कुछ दिनों से तेल के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। 15-20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक जो है प्रति लीटर में जो है ये दाम बढ़ गया है। अगर उसी को पीपे में बात की जाए जो कि 15 किलो का होता है, उसमें 300 से 400 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। अगर इसको परसेंट में देखा जाए तो सीधे तौर पर 20 से 25% की बढ़ोतरी जो है हो गई है, जिसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना है। उन्हीं को सबसे ज्यादा इस महंगाई की मार का सामना करना है। जाहिर तौर पर जो क्या कारण है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। गोल बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे न केवल थोक के व्यापारी हैं जो किराने के सामानों के बल्कि चिल्लर के रूप में भी बेचते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो दाम अभी हाल के दिनों में बढ़े हैं, ऐसे कौन सी चीज हैं, ऐसे कौन से सामान है जिसके दाम ज्यादा बढ़े हैं। अभी तेलों के ज्यादा बढ़े हैं रेट, करीब 300 से 400 रुपए पीपे में बढ़ गए हैं। चिल्लर में भी 20 रुपया, 15 से 20 रुपए, 25 रुपए तक बढ़ गए हैं। कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़े व्यापारी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने पाम तेल को बैन कर दी है, उस वजह से कीमत ऊपर जा रही है। शक्कर के दाम, दाल के दाम जो कि ज्यादा उपयोग होते हैं, आम लोग जो हैं इसके बिना रह नहीं सकते, इनके दाम जो है बढ़ते हैं। कितना फर्क पड़ता है व्यापार पे या लोगों के खरीदारी पे? व्यापार में तो फर्क पड़ता है बहुत। लोगों के पैसे भी उसके ज्यादा चुकाने पड़ते हैं लोगों को, और उसके कारण बिक्री में भी प्रभाव पड़ता है। तेल के बिना तो सब्जियां बन नहीं सकती। तो अभी क्या लगता है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा? जो आपके यहाँ से अगर कोई 5 लीटर ले जाते रहे होंगे वो क्या कोशिश करें? नहीं, वो तो जो 5 लीटर ले जाने वाले हैं फिर वो 2-3 लीटर लेते हैं या फिर कुछ कम लेते हैं, या वो सोचते हैं कि अभी कुछ दिन रुक जाएं, भाई जितना है उतना उपयोग कर लें उसके बाद लें। ऐसा स्थिति रहती है। इस इंतजार का असर फिर सीधे व्यापार पे पड़ता होगा, क्योंकि लोग अगर कम लेंगे तो फिर असर जी बिल्कुल पड़ता है असर तो व्यापार पे। और अभी व्यापारी बोलते हैं कि अभी ये महीना ऐसे ही चलेगा, अभी दामों में कोई कमी नहीं आएगी इस महीने भी। क्या वजह बता रहे हैं इसके पीछे कि भाई पूरा जनवरी का महीना? कुछ स्पष्ट कारण तो नहीं बता पा रहे हैं, पर फिर भी अभी इस महीने और दाम ऊपर ही रहेंगे बोल रहे हैं। व्यापारी भी मान रहे हैं कि ये जनवरी का महीना दाम ऊपर ही रहेगा। ऊपर जहां से ये लोग माल लेके आते हैं वहां से भी पता चल रहा है कि दाम में घटोतरी नहीं होने वाली है। कहीं न कहीं दाम इसी तरीके से ऊपर रहेंगे। तो जाहिर तौर पर आम लोगों को ये महंगाई झेलना ही पड़ेगा, कारण चाहे जो भी हो। लेकिन कहीं न कहीं ये जो कमर तोड़ महंगाई है वो आम लोगों को, खासकर निचले मध्यम वर्ग, इनको सबको झेलना पड़ता है। और मुश्किलें जो है वो कम नहीं होती। चाहे वो सब्जियों के दाम, जो कि हेल्दी सीजन माना जाता है, उस सीजन में सब्जियों के दाम नहीं घट रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, प्याज आलू ने जमकर रुलाया लोगों के लिए। सब्जियां भी महंगी रही हैं और आप बता रहे हैं कि जो रोजमर्रा की दूसरी चीजें हैं, तेल और दालें, वो भी महंगी हैं। और जनवरी में भी लोगों को इसी महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, पूरा जनवरी का महीना इसी तरीके का रहने का अनुमान जो है व्यापारी लगा रहे हैं। तो जाहिर है कि व्यापारियों को भी मुश्किलें आती हैं, उनका व्यापार कहीं न कहीं घटता है। आम लोगों के लिए भी दिक्कतें होती हैं। कुछ खरीदार महिलाएं पहुंची हुई चूंकि घर की खरीदारी वही करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आंटी, आपसे जानना चाहेंगे, तेल के दाम बढ़े हैं, कितना फर्क पड़ेगा आपके घर गृहस्थी के सामान पे? फर्क पड़ेगा ही है ना, बहुत फर्क पड़ जाता। तेल कई ठो दाम बढ़ता है तो सामान्यतः कितना लीटर तेल एक महीने में यूज हो जाता है? हमारा तो कम 5 लीटर है।
मगर 25 रुपए तक दाम बढ़ गया तो सीधे सीधे बजट जो है कितना असर करेगा? बहुत असर करेंगे। इनका भी मानना है, गृहिणियों का भी मानना है कि किस तरीके से, आपसे भी जानना चाहेंगे बिल्कुल घर बिल्कुल के जो राघवेंद्र बजट पे कितना असर पड़ता है। जी। किराने का जो गृहिणियां भी परेशान है क्योंकि अब किचन का बजट साफ तौर पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और रोजमर्रा की चीजें, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका राघवेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सीएए के समर्थन में रैली करने के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर बाबुल सुप्रियो से हमारे संवाददाता ममता लांजेवार ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भिलाई में होने वाली अपनी रैली और जन जागरण अभियान के बारे में बताया और सीएए का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया। सुप्रियो ने कहा कि ये किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। इसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हिंसा के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जो शांति है उसको विघ्नित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ के खिलाफ लड़ने का एक ही रास्ता है कि जो सच्चाई है वो लोगों तक हम सीधा पहुंचा दें। तो उसी मकसद से हम छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, भिलाई जा रहे हैं और वहाँ पे सीएए को लेके एक हमारी एक जुलूस है, एक रैली है और उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने पर कहा कि एक आर्टिस्ट के तौर पर उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो जेएनयू में आरोपियों के साथ खड़ी हुई, पीड़ितों से मिलने गई लेकिन आरोपियों के साथ खड़ी हुई। उन्हें एबीवीपी के घायल छात्रों से मिलना चाहिए था। बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। मैं समझता हूं कि लोगों को जो कहना है लोगों ने कह दिया है। दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू में गई थी तो ये तो मैं एज अ आर्टिस्ट मैं उनका बहुत कदर करता हूं, लेकिन एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। लेकिन अगर आप जेएनयू में जाते हैं तो अगर आप जिनके साथ खड़े हुए थे बाद में तो उन्हीं को आरोपी पाया गया, उन्होंने ही मॉब को लीड किया था, आयशी घोष जो है। अगर आप उनको मिले हैं, अगर आप अपॉलिटिकल हैं तो आप अगर उनको मिले हैं तो एबीवीपी के जो छात्र, बाकी जो छात्र हैं जिनको इंजरी हुई थी, दोनों तरफ को मिलना चाहिए था। अगर वो कोई साइड लेते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, उनकी अपनी राय भी हो सकती है, लेकिन वहां पे जाके किसी एक दल को अगर आप मिल रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम जो है निरपेक्ष रहे हैं और वहां पे जाके जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले हैं। नहीं, आयशी घोष और लेफ्ट के जो लोग हैं वो पीड़ित नहीं है, उन्होंने बाकी जो वहां पे एनरोल करना चाहते थे उन लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, प्रोफेसर्स को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। और सबसे ज्यादा रायपुर पहुंचे बाबुल सुप्रियो ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीएए का विरोध करने पर सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल काफी पुराने नेता हैं, वो जानकर अनजान बन रहे हैं, इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, कानून वापस नहीं होगा। बघेल साहब को मालूम नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो संविधान को पढ़ लें और सीएए क्या है उसके बारे में सारी चीजें जो है गैजेट में भी निकल चुकी है। और अगर उनको ज्यादा कंफ्यूजन है, अगर ज्यादा समझने की मुझे ख्याल से जरूरत है तो लोकसभा राज्यसभा में अमित शाह जी ने जो भाषण दिया है, जो बयान दिया है, जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया तो अलग अलग दल के सारे नेता उन्होंने अपने अपने सवाल, अपने अपने अप्रीहेंशंस, डर सब उन्होंने लोकसभा के फ्लोर में, राज्यसभा के फ्लोर में रखा और उस सारे प्रश्न का जवाब अमित शाह जी ने दिया है। नहीं साइन करने का सीए के साथ भारतीयों का कोई संबंध ही नहीं है, मुस्लिमों का कोई संबंध ही नहीं है। ये सिर्फ उन 3 देशों का जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं और उनको शरण देने की बात है, जो हर देश करती है, पूरी दुनिया में करती है। भारत भी कई बार कर चुके हैं। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब उगांडा में ईदी आमीन बहुत सारे गुजराती हिंदुओं को उन्होंने टॉर्चर किया था, तब इंदिरा गांधी ने उनको यहाँ पे शरण दिया था। जब श्रीलंकन तमिल्स की बात आती है, हिंदूज को टॉर्चर। उधर बॉलीवुड सिंगर से नेता और बाद में मंत्री बने बाबुल सुप्रियो ने भिलाई में रैली के दौरान गाने भी गाए और खूब वाहवाही लूटी। मन से प्यार तुम्हारा मत पढ़ाइए भाई साहब। मन से प्यार तुम्हारा मैं हूँ सागर
तुम हो सहारा दिल वालों, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, आया मिलने दोबारा। वहीं सांसद विजय बघेल ने मंच पर बाबुल सुप्रियो के स्वागत में अनोखे अंदाज में गीत गाए। देखिए। मोदी जी के सिपाही बनकर देश की सच्चाई बताने आए हैं, हमारे बाबुल सुप्रियो जी आए हैं। बात युवा महोत्सव की। राजधानी में चल रहे युवा महोत्सव का आज आखिरी दिन है और आज रॉक बैंड की प्रस्तुति देखने को मिली। आज भुगड़ी, भौरा, खो-खो और कबड्डी जैसे खेल खेले जा रहे हैं। क्विज प्रतियोगिता और नाट्य का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रायपुर में चल रहे युवा महोत्सव का आज समापन होगा, जिसमें सीएम बघेल के साथ पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ की संस्कृति की छटा देखने को मिली। साइंस कॉलेज ग्राउंड पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे युवाओं से गुलजार रहा। नृत्य, गीत और वाद्य यंत्रों की स्वर लहरी यहां आज भी गूंज रही है। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 8,000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। और देवव्रत हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं। देवव्रत, आज युवा महोत्सव का आखिरी दिन है, आज की क्या हाइलाइट्स हैं, क्या तस्वीरें, क्या कार्यक्रम आज के? जी बिल्कुल, 3 दिनों तक चलने वाले इस युवा महोत्सव का आज आखिरी दिन समापन का मौका है, लेकिन ये युवा उत्सव अपने पूरे शबाब पर है। वो तमाम युवा मेरे साथ हैं जो कि पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग विधाओं से, और इनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा सबसे पहले युवा महोत्सव का। बहुत अच्छा, हम सारे काम के वासी एक साथ एकजुट होकर मतलब पूरी प्रयास किए हैं। अच्छा, कैसा फील किया, पूरा एटमॉस्फेयर कैसा लगा, ये जो मंच रहा वो कैसा रहा? मंच बहुत अच्छा था, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा देखकर, और भूपेश जी बघेल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, जो इतनी अच्छी युवाओं को उन्होंने सुविधाएं दी। खाना भी बहुत अच्छा था, बाकी सारी व्यवस्था था। अच्छा, इससे पहले जब रायपुर आए थे तब कैसा फील हो रहा था, और अभी जब पहुंचे हुए हैं तब क्या ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, बहुत डर लग रहा था, पर अभी ऐसा लग रहा है इतना मस्ती, बहुत ज्यादा एंजॉय किए। अच्छा, ये जो पल होता है ये काफी खास होता है, एक साथ सब मिलते हैं। अब समय समापन का है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोस्ती का मैसेज। तो कैसे देंगे आप लोग? हम गा के तो गा के सुनाइए। बिल्कुल। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर मेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अच्छा, काफी कुछ आप लोगों ने किया यहाँ पर। आप कौन सी विधा में अभी पार्टिसिपेट किया था आप लोगों ने? मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल में। क्लासिकल में तो काफी गाया भी होगा। हाँ। तो एक और सुना दीजिए कुछ। जो भी सुनाइए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम नवा।
बिल्कुल यही युवा जोश की झनकार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये तमाम कलाकार जो पहुंचे हैं, पूरा हुनर पहुंचा है प्रदेश भर का। 7,000 से भी ज्यादा युवा यहाँ पर पहुंचे, 37 विधाओं में प्रस्तुतियां हुई और आज इसका समापन होने वाला है। साथ ही रिजल्ट बिल्कुल देवव्रत, आज महोत्सव का आखिरी दिन है, बहुत सारी यादें लेकर इस युवा महोत्सव से ये तमाम युवा जाएंगे और लंबे समय तक इनके जहन में वो सारी यादें ताज़ा रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर महासमुंद से है, जहां 2 फर्जी शिक्षाकर्मी भाई बहन गिरफ्तार किए गए। एक महिला और एक पुरुष फर्जी शिक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे ये नौकरी कर रहे थे। 2005 में बहरेपन को लेकर मेडिकल बोर्ड का फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने लगाया था। राजा डेरा और सरकड़ा स्कूल में दोनों पदस्थ थे। दोनों फर्जी शिक्षक राकेश सिन्हा और रजनी सिन्हा तय तिथि में मेडिकल बोर्ड में इन्होंने नहीं जारी किया प्रमाण पत्र। शिकायत के बाद पुलिस जांच में खुलासा हुआ। पिथौरा पुलिस ने दोनों फर्जी शिक्षाकर्मी को हिरासत में ले लिया है। मामले को लेकर अब पिथौरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ में जुटी हुई है। तो ये अहम खबर महासमुंद से। मनोहर हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, कब से ये फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे थे और अब क्या एक्शन इनके खिलाफ होगा? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि 2 महीना पहले अर्जुनी निवासी जो डालेश्वर पटेल है, वो पिथौरा थाने में शिकायत की थी कि जो 2 फर्जी शिक्षाकर्मी है वो फर्जी मेडिकल बोर्ड के सहारे फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 2005 से नौकरी कर रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों जो शिकायत थी डालेश्वर पटेल की, उस पर जांच शुरू की। जांच में ये पता चला कि 2005 से लेकर अब तक ये दोनों भाई बहन हैं, फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर 2005 में शिक्षाकर्मी की भर्ती में शामिल हुए थे। जिसके बाद इन दोनों की नियुक्ति जो है राजा डेरा और सरकड़ा में इनकी नियुक्ति हो गई थी और तब से लेकर अब तक ये फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने पूरी जांच की, मेडिकल बोर्ड से संबंधित विषय में जांच की। जिस मेडिकल बोर्ड में फर्जी प्रमाण पत्र में जो तारीख उल्लेख था, उस तिथि में मेडिकल बोर्ड ने किसी भी तरह का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था। लिहाजा प्रथम दृष्टि वहीं पर पुलिस को शक हुआ कि जब मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुआ है तो प्रमाण पत्र तैयार कैसे हुआ। इस संदेह पर जो है पुलिस ने जो है दोनों भाई बहन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में है और बिल्कुल दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई और अब इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर मरवाही से है। मरवाही को जिला बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जल्द नया जिला बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर, मरवाही को जिला बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी मंजूरी दे दी है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जल्द नया जिला बनाया जाएगा। दरअसल लंबे समय से इसकी मांग भी होती रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब मरवाही को नया जिला बनाने की तैयारी है। और एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ प्रकाश चंद होता जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, कैसे देखेंगे आप इस आदेश को? मरवाही को जिला बनाने की लंबे समय से मांग चल रही थी और आखिरकार अब आदेश खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने या एकाएक की मंजूरी दे दी। देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात यही है कि इसका नाम क्या होगा, मरवाही होगा या गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। मरवाही सब आखिरी में आएगा। मरवाही वो विधानसभा है जहां से अजीत जोगी या उनके परिवार लगातार जीतते आ रहे हैं। सवाल यही उठता है, मरवाही को अलग क्यों किया जा रहा है? एक तरफ से अविकसित है और अचानक बार फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी आता है कुछ हिस्सा, उसी को लेकर है, या फिर ये कहे कि बिलासपुर से मरवाही को अलग कर दिया गया ताकि जोगी परिवार की जो राजनीति है एक छोटे से इलाके में सीमित होकर रह जाए, इसीलिए उसको भी देखा जा रहा है। और जरूरी नहीं है उसका नाम मरवाही होगा, हो सकता है गौरेला जिला कहा जाए या पेंड्रा जिला कहा जाए, मरवाही नाम विलोपित कर दिया जाए, या तीनों का नाम उसी लिए रखा है और सरकारी नोटिफिकेशन में गौरेला, पेंड्रा और आखिरी में मरवाही शब्द है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने इस पूरी बात को अगर देखेंगे, सीखा, राजपूत, तिवारी
वरिष्ठ आईएएस है, कलेक्टर बेमेतरा है, उनको ओएसडी के तहत ऑफिसर, उसी ओएसडी के तहत उनकी नियुक्ति की है। एक ऐसी आईएएस ऑफिसर को जो वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट जो सेटअप है उसको खड़ी करना उसकी जिम्मेदारी होगी। और कलेक्टर क्योंकि नहीं है अभी, तो वहां पे वो पहले से ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे उसको विभाजित किया जाएगा, क्या कोरिया जिले से कुछ हिस्से को लिया जाए, बिलासपुर जिले से किस किस हिस्से को लिया जाए, और मुंगेली जिले या बाकी किसी जिले से भी क्या कुछ हिस्से को लिया जा सकता है क्या, इन सारी बातों को लेकर शिखा राजपूत तिवारी को आज नियुक्त कर दिया गया है ओएसडी के तौर पर गोरेला, पेंड्रा और मरवाही के। और उनके स्थान पर रायपुर नगर निगम के जो यहाँ पे कमिश्नर हैं शिव आनंद तायल, उनको नया बेमेतरा कलेक्टर बनाया गया है। यानी कि जो प्रशासनिक कार्रवाई अब शुरू करने की सारे काम को मंजूरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दे दिया है और इसी के तहत अब वहां पे काम शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा किस तारीख से ये काम करना शुरू कर रही है। यानी कि लोग कह रहे हैं 15-26 जनवरी को हो सकता है नया जिला की पूरी घोषणा हो जाए और 26 जनवरी से यानी कि कुछ दिनों के बाद नए जिले के रूप पे ये काम करना, शायद फंक्शन करना भी शुरू कर दे। उसके बाद जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, भारत सरकार है, उनसे अनुमति उसी हिसाब से फिर लेती जाएगी कि अलग जिला बनाने की जो कवायद व बाकी जो विभाजन होगा, कैडर में होगा, बाकी सारी चीज होंगे, कैडर पोस्टिंग होगी, वो प्रक्रिया बाद में शुरू होगा। पर आज ओएसडी शिखा तिवारी को वहां नियुक्ति करके ओएसडी के रूप में शिखा तिवारी को ये सरकार ने बता दिया है किसी भी क्षण ये घोषणा हो सकती है। और मोस्ट लाइकली मुख्यमंत्री 26 जनवरी को जब झंडा फहराएंगे उस वक्त घोषणा कर सकते हैं कि आज से ये लागू हो गया है और अस्तित्व में आ गया है। जी प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही स्वाभाविक अब नया जिला बनेगा, नाम जो भी हो, लेकिन इसको जिला बनाने का श्रेय लेने की होड़ जरूर होगी। सबसे महत्वपूर्ण श्रेय किसके खाते में जाएगा और यहां पर होड़ किसके बीच मचने वाली, थोड़ा इसका भी विस्तार से अगर आप बता सकें। देखिए एक बात है, जब अजीत जोगी शहडोल चुनाव हार गए थे लोकसभा, उसके बाद 98 की बात थी, 99 की बात थी, 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ और वो छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में मरवाही उनके जन्म स्थान पे वो चुनाव लड़े। वहीं से वो विधायक बन के मुख्यमंत्री पहले बने, फिर विधायक बने। पर उस वक्त बिलासपुर को विभाजन करने की बात नहीं थी। उस वक्त कहा गया बीजापुर को हम अलग जिला बनाएंगे, ना कि मरवाही को। इस वक्त 15 साल बीजेपी की सत्ता रही, रमन सिंह को ये बार बार आरोप लगता रहा कि जोगी की मदद मिलती रही है रमन सरकार को कांग्रेस को कमजोर करने में। और भूपेश बघेल को सब लोग जानते हैं, जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तब भूपेश बघेल उन्हीं के सरकार में मंत्री थे और उन्हीं के खिलाफ ये जांच के कार्रवाई करवाए थे ताकि भूपेश बघेल को कमजोर कर सके। आज जब भूपेश बघेल बिल्कुल तो वो सारी बातों प्रकाश जी मैं आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास इस खबर पर लौटूंगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से है, ये अहम खबर, बड़ी खबर। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की ओएसडी बनाई गई हैं शिखा तिवारी। बेमेतरा कलेक्टर थी शिखा तिवारी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शिव अनंत तायल बने हैं नए बेमेतरा कलेक्टर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से, महत्वपूर्ण खबर। और शिखा तिवारी बेमेतरा की कलेक्टर बनी है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।